हाँ जी बच्चों, मैं हूं अनिकेत श्रीवास्तव। आपका स्वागत है हमारे चैनल एनएस ई क्लासेज में। बच्चों, मैं आपके सामने लाया हूं एसएससी जीडी 4 फरवरी 2025 का शिफ्ट 2 का कंप्लीट पेपर एनालिसिस, जो कि जीके जीएस का पेपर एनालिसिस है। 20 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है। लैंग्वेज हिंदी होने वाली है। इसमें आपका टारगेट जो है 20 ऑफ 20 का होने वाला है। टारगेट आप 20 ऑफ 20 का रखेंगे, जिससे आपको अच्छे से जीके जीएस क्लियर हो सके। चलिए बिना देरी के हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास नहीं है? ऑप्शंस हैं राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्य सचिव या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। तो बच्चों, किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति जो है वो आपके राज्य के राज्यपाल के पास होती है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। अब ये किसके तहत कर सकते हैं? तो ये जो है अनुच्छेद 174 के तहत करते हैं। अनुच्छेद 174 के तहत। और मुख्यमंत्री की सलाह के बिना नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री की सलाह से। तो इस प्रश्न में हमने देखा किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति जो है राज्य के राज्यपाल के पास होती है, जो कि अनुच्छेद 174 द्वारा भंग कर सकते हैं, और मुख्यमंत्री की सलाह से ही इसको किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश यानी कि संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य किस राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति की सूची को संशोधित करना है? तो 2024 के उद्देश्य के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति की सूची को संशोधित किस राज्य में किया गया? तो बच्चों, ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर उड़ीसा। तो बच्चों, कमेंट में आप लोग आंसर जरूर दीजिए कि किस राज्य में इसको संशोधित किया गया। तो बच्चों, इसको जो है उड़ीसा राज्य में संशोधित किया गया था, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। ठीक है। और इसको किसके द्वारा? तो इसको जो है आपको संसद द्वारा और ये किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये जो है आपका सामाजिक न्याय मंत्रालय से संबंधित है। सामाजिक न्याय मंत्रालय किससे संबंधित है? सामाजिक न्याय मंत्रालय, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। जून 2024 में किसने अपनी वायनाड लोकसभा सीट से त्यागपत्र दिया? तो जून 2024 में, तो बच्चों जून 2024 में जो है आपके राहुल गांधी जी ने जो है वायनाड लोकसभा सीट से जो है अपना त्यागपत्र दे दिया था, यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। अच्छा, इन्होंने जो है रायबरेली की सीट को रख लिया था। रायबरेली की सीट रख ली है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास कि भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से संबंधित है? ऑप्शंस हैं निशानेबाजी, बैडमिंटन, तैराकी या फिर एथलेटिक्स। तो बच्चों बताइए कि परमाल जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो बच्चों, पारुल परमाल जो है वो आपके बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है। और बैडमिंटन आपके पैरा एथलीट में आपका शामिल है। ठीक है। और पैरा बैडमिंटन ने बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हुए हैं। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कपड़ा उद्योग में कपड़े के श्वेतन यानी कि रंग हटाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? कपड़े का रंग हटाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बच्चों बताइए कि कौन सा ऐसा केमिकल है
जिससे कपड़ों का रंग हटाया जा सकता है। तो बच्चों, आपका जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से कपड़ों का रंग हटाया जाता है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। इसका सूत्र जो है CaOCl2 होता है, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है। तो हमने कहा कि कपड़ा उद्योग में कपड़े का रंग हटाने के लिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग साधारण भाषा में ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का फॉर्मूला होता है CaOCl2। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार किस राज्य में गरीबी में सबसे तेजी से कमी आई है? ऑप्शन है हरियाणा, मणिपुर, कर्नाटक या फिर उत्तर प्रदेश। तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सबसे तेजी से गरीबी में कमी आई है? तो बच्चों, वो आपका राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। ठीक है। और ये रिपोर्ट जो है आपके नीति आयोग द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? नीति आयोग द्वारा इसको सौंपा जाता है। और नीति आयोग क्या करता है भाई? कैसे पता करता है कि गरीबी कैसे कमी है? तो शिक्षा को लेकर, ठीक है, स्वास्थ्य, और तीसरा है जीवन। यानी कि जिस राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन अच्छा होता है, वहाँ कहा जाता है कि गरीबी की मात्रा कम हो चुकी है। ठीक है। और ये नीति आयोग द्वारा दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने के लिए जादुई मंत्रों और आकर्षण का संग्रह है? किसका संग्रह है? आकर्षण का। थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो जाता है, मिसप्रिंट हो सकते हैं, थोड़ा आप उसको कंप्रोमाइज करिएगा। तो मैंने कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद जो है मुख्य रूप से बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने के लिए जादुई मंत्रों और आकर्षण का संग्रह है? ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद। तो बच्चों बताइए कि कौन सा ऐसा वेद है जिसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने का जादू मंत्रों का आकर्षक संग्रह है? तो बच्चों वो है अथर्ववेद। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। जो अथर्ववेद है वो लोक जीवन का वेद भी कहा जाता है। तो इसको एक और नाम से बोल सकते हैं, लोक जीवन का वेद। ठीक। और इसमें एक और चीज होता है, घरेलू उपचार, घरेलू उपचार और टोटके भी मिलते हैं। ठीक है। तो मैंने कहा कि इस प्रश्न में कि जो बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने का जादुई मंत्रों का आकर्षक संग्रह है वो है आपका अथर्ववेद। इसे हम लोक जीवन का वेद भी कहते हैं। इसके अंदर घरेलू उपचार और टोटके का भी संग्रह रखा हुआ है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का राज्य धर्म है? ऑप्शंस हैं इस्लाम, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म या फिर बौद्ध धर्म। तो आप सभी को पता है कि इस्लाम धर्म जो है वो आपके बांग्लादेश में है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। ठीक है। और बांग्लादेश जो है एक धर्म निरपेक्ष देश भी है। अभी आपने देखा कि कुछ समय पहले बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित भी किया गया है। पहले यहाँ पे अन्य धर्म का समान अधिकार था, परंतु अब नहीं है। अब वहाँ पे प्रताड़ित भी किया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है? ऑप्शंस हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, निजता का अधिकार या फिर संपत्ति का अधिकार।
तो बच्चों बताइए कि निम्नलिखित में से किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है। कमेंट में आंसर आप लोग जरूर दीजिए। तो बच्चों निजता का अधिकार जो है, निजता का अधिकार एक घटक माना जाता है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। और ये किसके अनुसार माना जाता है? तो अनुच्छेद 21 के अनुसार, अनुच्छेद 21 के अनुसार। और 2016 में पद्म स्वामी केस में निजता को मौलिक अधिकार माना गया था। तो आप लिख लीजिए कि 2017 में, ठीक है, 2017 में पट्टुस्वामी केस में निजता को मौलिक अधिकार माना गया था। तो हमने इस प्रश्न में देखा कि आपके निजता के अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है, जो कि अनुच्छेद 21 के द्वारा माना जाता है। 2017 में पट्टस्वामी केस में निजता को मौलिक अधिकार माना गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है कि रानी मचैया की एक उमाथक लोक नृत्य की हैं। रानी मचैया जो हैं वो एक उमाथक लोक नृत्य की हैं, जिन्हें कला यानी कि लोक नृत्य के क्षेत्र में पद्मश्री 2023 प्राप्त हुआ है। तो कहाँ की हैं वो? तो बच्चों बताइए कि वो किस जगह की रहने वाली हैं। तो बच्चों वो आपकी कर्नाटक की रहने वाली हैं। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अच्छा, इसमें देखिए कि ये जो हमारा पारंपरिक लोक नृत्य शैली है, उमाथक एक पारंपरिक लोक नृत्य शैली है, और इसमें जो इनको पद्मश्री मिला था वो चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लॉरेंसियम एक रासायनिक तत्व जिसे एक्टिनाइड के अंतिम सदस्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है, इसका परमाणु क्रमांक क्या है? ऑप्शन है 108, 103, 101 या फिर 99। तो बच्चों बताइए कि इसका परमाणु क्रमांक जो है क्या है? तो बच्चों इसका परमाणु क्रमांक जो है वो 103 है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। इसका आपका प्रतीक क्या है? LR। ठीक है, और यह एक कृत्रिम तत्व है। यह एक कृत्रिम तत्व है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर असम। तो बच्चों बताइए कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो बच्चों कलिंग महोत्सव जो है आपके उड़ीसा में मनाया जाता है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, और यह शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा है। यह शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है कि 1997 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शंस है एंथनी ईडन, विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट एटली या फिर रैम्सजे मैकडोनाल्ड। तो वो हमारे क्लेमेंट एटली वहाँ के ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। और उसी समय जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पारित हुआ था। तो उसी समय इंडियन इंडिपेंडेंस
इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। याद रखिएगा कि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। उसी दौरान इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को लागू भी किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1991 से 1956 तक जो चला का मुख्य लक्ष्य क्या था? ऑप्शन है तीव्र औद्योगिकीकरण, कृषि विकास, भारतीय उद्योगों का विकास, उद्योगों का निजीकरण। तो बच्चों बताइए कि इसका आपका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बच्चों इसका मुख्य उद्देश्य जो है कृषि का विकास था। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, और इसकी नींव क्या थी? हरित क्रांति। इसकी नींव क्या थी? हरित क्रांति थी। तो यहाँ पे लिख दीजिए नींव इसकी क्या थी? हरित क्रांति। ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें देखा जाए तो योजना आयोग ने इसे बनाया था। किसने बनाया था? योजना आयोग ने बनाया। तो इस प्रश्न में है कि पहली पंचवर्षीय योजना कृषि विकास के लिए, कृषि विकास का लक्ष्य है इसमें, और इसका नींव था हरित क्रांति, और ये योजना आयोग ने बनाया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास, पंचवर्षीय योजना का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित है? ऑप्शन से क्षमता, आत्मनिर्भरता, विकास या फिर आधुनिकीकरण। बच्चों बताइए कि पंचवर्षीय योजना का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित है? तो आपका लक्ष्य जो है क्षमता है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। अच्छा, समता का अर्थ क्या है? समता का अर्थ है सामाजिक और आर्थिक समानता। सामाजिक और आर्थिक समानता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास कि नीलगिरी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह किन राज्यों के त्रिसीमा पर स्थित है? ऑप्शंस हैं गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, सी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, या फिर डी असम, नागालैंड और त्रिपुरा। तो नीलगिरी सबसे पुरानी पर्वत है, किसके बीच है? किन तीन राज्यों से त्रिसीमा पर स्थित है? तो बच्चों आपका आंसर होगा तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अब ये जो है कि नीलगिरी पहाड़ियाँ जो हैं पश्चिम घाट का भाग हैं। कहाँ का भाग है? नीलगिरी, यहाँ लिख दो पश्चिम घाट का भाग, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा रॉक एंड रोल को हिंदी धुनों में लाने वाले पहले संगीत निर्देशक थे? ऑप्शंस हैं राहुल देव वर्मन, हरिप्रसाद चौरसिया, रविशंकर या फिर जाकिर हुसैन। तो कौन है जिन्होंने रॉक एंड रोल को हिंदी धुनों में निर्देशित किया था? तो वो हैं आपके राहुल देव वर्मन। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अच्छा, इन्हें आर डी बर्मन के नाम से भी जाना जाता है या फिर पंचम दा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचम दा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास कि दिए गए रंगों में से कौन सा जूडो ग्रेड से संबंधित नहीं है? लाल, सफ़ेद, गुलाबी या फिर नीला। तो बच्चों बताइए कि इनमें से कौन सा कलर है जो जूडो ग्रेड से संबंधित नहीं है? तो बच्चों गुलाबी रंग जो है इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। जूडो बेल्ट में कौन कौन से रंग आते हैं उसको देख लीजिए। तो जूडो बेल्ट में आपके पहला रंग आता है सफ़ेद, फिर आता है पीला, फिर आपका आता है हरा, फिर आपका आता है नीला, भूरा और काला। तो ये
6 रंग जो हैं आपके जूडो ग्रेड के अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास कि ऐसी पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी जिसे पूरी होने से पहले ही समाप्त कर दिया गया और क्यों? तो ऑप्शंस हैं, द्वितीय योजना आर्थिक स्थिरता के लिए, तृतीय योजना प्राकृतिक आपदाएं के लिए, सातवीं योजना राजनीतिक संघर्ष के लिए, या फिर पांचवी योजना सरकार में परिवर्तन के खातिर। तो आंसर होगा आपका पांचवी योजना, जो कि सरकार में परिवर्तन हुआ इसलिए इसको बंद किया गया। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। और इसे समाप्त किसने किया? जनता पार्टी सरकार ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शोभना नारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? ऑप्शन है मणिपुरी, कथक, भरतनाट्यम या फिर ओडिसी। तो बताइए कि पद्मश्री से सम्मानित शोभना नारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से क्या है संबंधित हैं? तो वो आपकी कथक से संबंधित हैं। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, और कथक जो है उत्तर भारत का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैली है। ठीक है बच्चों, ये आपका अंतिम प्रश्न है और मैंने आपको जो भी आपके SSC GD में 4 तारीख को सिर्फ सेकंड में जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपको मैंने दे दिया है। अगर आपका तैयारी अच्छे से हो गया है तो बहुत ही अच्छा है, और यदि आपको अच्छा लगता है हमारे शिफ्ट वाइज क्वेश्चन देना, मेरा समझाना, मेरा सब कुछ बताना, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले शिफ्ट के अंदर।